चलो इससे पहले क्लास में देख लो, समानता का अधिकार पूरा पढ़ लिए थे ना। समानता का अधिकार कहां से कहां तक पढ़े हो? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पूरा कौन सा अधिकार है बताओ? समानता का अधिकार। चलो आज की क्लास में देख लो हम लोग क्या पढ़ेंगे। समानता के अधिकार के बाद आगे कौन सा अधिकार आता है? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ते हैं ना। स्वतंत्रता का अधिकार। चलो ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत सेकंड नंबर का अधिकार हम जो पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत टोटल कहां से कहां तक अनुच्छेद है बताओ? 12 से लेकर पूरा 35 तक, और उसमें से 14 से लेकर जो 32 है, 14 से कहां तक? 32 तक पूरा हमारा अधिकारों की तुलना व्याख्या किया गया है। ये हमारा दूसरे नंबर का मौलिक अधिकार में आता है, जिसका नाम क्या है जल्दी बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम कहां से कहां तक के आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जल्दी बताइए? तो अनुच्छेद कहां से? 19 से लेकर 22 तक के जो भी अनुच्छेद है वो इसी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाला है। आ रहा बात समझ में? और यहां से देखो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए ध्यान से इस अधिकार को हमको पढ़ना है, ठीक है? आ रहे समझ में? चलो अब एक एक करके अनुच्छेदों को देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अनुच्छेद आने वाला है वो है हमारा अनुच्छेद 19, ठीक है ना। अनुच्छेद क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? 19। तो अनुच्छेद जो 19 है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की हमें स्वतंत्रताएं दी गई है। कितने प्रकार का बता दो? 6 प्रकार की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अब ये जो 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, ये क्या क्या है इसके बारे में हम देखेंगे ध्यान से। और अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग प्रकार के हमको स्वतंत्रता का अधिकार देखने मिलता है, ठीक है ना। तो सबसे पहला अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको देखने मिलेगा अनुच्छेद 19A। क्या देखने मिलेगा जल्दी बताओ? अनुच्छेद 19A। और अनुच्छेद 19A के अंतर्गत हमें क्या चीज की स्वतंत्रता दिया गया है? तो हमें इसके अंतर्गत आपको याद रखना है, आपको दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दिया गया जल्दी बता दो? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है ना। और अभिव्यक्ति का अर्थ क्या होता है? तो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना। आ रहा बात समझ में? अभिव्यक्ति का अर्थ क्या बताओगे जल्दी बताओ? मन की बातों को दूसरों के समक्ष क्या करना? प्रस्तुत करना। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति बोलते हैं। समझ आ रहा है? या किसी से प्रश्न जो हम पूछते हैं वो सब अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर है? जैसे कि इसी अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमें और क्या क्या अधिकार मिल सकता है? तो इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत हमको बोलने का अधिकार प्राप्त है। क्या है जल्दी बता दो? बोलने का अधिकार। भाई जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक मन की बात को कैसे पूछ सकते हैं? समझ आ पा रहा है? तो बोलने की जो अधिकार जो दी गई है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा बोलेंगे तो क्या बताओगे? अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आता है। आ रहा बात समझ में? आए ना। और हम अपने बातों को किसी से पूछ भी सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट की जो संस्था है उससे कुछ प्रश्न पूछना है, तो वो भी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। और जैसे कि हमारे भारत देश में RTI का जो नियम होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्या होता है जल्दी बताओ? राइट टू इंफॉर्मेशन। तो ये RTI लगाकर किसी भी मामले में हम जो प्रश्न पूछते हैं वो इसी अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ सकता है। समझ आ पा रहा है? इसी के अंतर्गत जैसे कि सबसे ज्यादा प्रश्न कौन करता है? कौन करता है? प्रेस, मीडिया। तो प्रेस की भी स्वतंत्रता दिया गया है। प्रेस को भी क्या बता दो? स्वतंत्रता, क्योंकि वो भी प्रश्न पूछ सकता है, मन की बातों को रख सकता है। तो ये सारे चीज किसके अंदर आ रहे हैं जल्दी बताओ? अभिव्यक्ति कहने का मतलब हमें बोलने का अधिकार है, RTI के माध्यम से कुछ पूछ सकते हैं, ठीक है ना। प्रेस किसी भी सरकारी अधिकारी हो गया या नेता हो गया, इससे क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और हम अपने मन की बातों को और कैसे प्रकट रख सकते हैं? तो मन की बातों को मौन रख के भी प्रकट किया जा सकता है।
क्या रख के, जल्दी बताओ। मौन रहकर भी अभिव्यक्ति को क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है। किसी नेता का काम पसंद नहीं आता है तो उस नेता का जो पुतला जला सकते हैं, पुतला जलाकर हम उसका विरोध करते हैं। समझ आ पा रहा है ना। तो ये सब चीज किसके अंदर आता है, अभिव्यक्ति। जैसे देश के प्रति प्रेम है तो हम जैसे तिरंगा वगैरह फहराते हैं, तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं अपने अपने घरों में। समझ आ पा रहा है ना। या कोई भी सरकारी संस्था हो गया, वो कहीं भी आप तिरंगा झंडा फहरा सकते हैं। ये सब चीज किसके अंतर्गत आता है, अभिव्यक्ति। अपनी मन की बातों को क्या करना, प्रकट करना, या मन में जो भी प्रश्न है उसको पूछना, ये सारे चीज अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। आए बात समझ में। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार का। कितने प्रकार का, 6। जिसमें सबसे पहला स्वतंत्रता किसमें लिखा है, अनुच्छेद 19A में, जिसमें नाम क्या है उसका, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब मन की बातों को प्रकट करना या मन की बातों को पूछना किसी से। समझ आ पा रहा है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है, बोलने की स्वतंत्रता, तो 19A में आएगा। RTI लगा सकते हैं किसके तहत, 19A के तहत। प्रेस की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19A, ठीक है ना। पुतला जलाना, तिरंगा फहराना, इसके अलावा अन्य कोई भी चीजें हैं जिससे मन की बातें प्रकट हो रही हो, वो सारा चीज अनुच्छेद 19A में आएगा ही। क्लियर है यहां तक सबका। आगे बढ़े। चलो चलो अनुच्छेद 19A के बाद आते हैं अनुच्छेद 19B में, ठीक है ना। चलो अनुच्छेद 19B जो है, इसमें देखो हमें जो स्वतंत्रता दिया गया है उसमें क्या चीज का उल्लेख किया गया है। तो इसमें 19B में जो लिखा है, सॉरी 19B में लिखा है कि आपको कहीं भी सभा करने की आजादी है। क्या करने की आजादी है, सभा करने की आजादी है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उस सभा में आपको शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा, ठीक है ना। सभा को कैसे करना जल्दी बता दो। शांतिपूर्ण तरीके से अगर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सभा को रोक सकते हैं। समझ आ पा रहा है। लेकिन देश में कहीं भी हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से सभा आयोजित कर सकते हैं 19B के तहत। लेकिन वो सभा कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण। साथ ही साथ दूसरा चीज आपको यहां से ये भी याद रखना है कि सभा जब आयोजित हो रहा होगा तो उस चीज को ध्यान ये भी रखना है कि उसमें किसी भी प्रकार का हथियार का यूज नहीं होना चाहिए। समझ आ पा रहा है। तो हथियार रहित, क्या बता दो, कि बिना हथियार के ही सभा किया जा सकता है। कोई भी हथियार उसमें शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के सभा अगर करना है तो कर सकते हैं। किस अनुच्छेद में यह लिखा है, 19B में यह नियम कहता है। समझ आ पा रहे हैं। चलो तो 19A में क्या चीज किया जाती थी जल्दी बताओ, अभिव्यक्ति। 19A में अभिव्यक्ति, 19B में सभा। 19B में क्या है, सभा करने की हमको क्या दी गई है, आजादी। क्लियर है तक सबका। आगे बढ़े। चलो क्या चीज, सभा में अकेले कर लेना अकेले सभा कैसे होगा, बहुत सारे लोग रहोगे तभी तो सभा होगा क्या, ठीक है ना। आगे बढ़े। चलो अब आता है हमारा अनुच्छेद 19C। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही 6 प्रकार की हम आजादी देखेंगे, स्वतंत्रता देखते हैं। तो अनुच्छेद 19B के तहत हमको क्या करने की आजादी है या स्वतंत्रता है, अगर हम बात करेंगे तो आपको बताना है संघ बनाने की आजादी है। क्या बता दो, संघ बनाने की स्वतंत्रता। याद रहेगा सबको, क्या बनाने की, जल्दी बताओ। संघ बनाने की क्या है, जल्दी बताओ, स्वतंत्रता। तो 19C के तहत देश में किसी भी प्रकार का संघ या संगठन जो होता है वो बनाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है ना। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग संघ जो बनाए जाते हैं वो 19C के तहत किया जाता है। क्लियर है सबका। चलो 19A में क्या है जल्दी बताओ, अभिव्यक्ति वाला है। 19B में सभा, 19C में संघ, 19C में क्या है, संघ बनाना है। क्लियर है तक सबका। अब आते हैं 19C के बाद क्या आगे जल्दी बताओ, 19D। चलो 19D के तहत हम देखते हैं, 19D के तहत हमको किस प्रकार की आजादी है देश में, ठीक है ना। तो 19D के तहत देश में हमको आवागमन की स्वतंत्रता है। क्या है बता दो, आवागमन, आवागमन की स्वतंत्रता। तो देश में कहीं भी हम
आना जाना या मतलब आवागमन कर सकते हैं। कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 19D के तहत। लेकिन आवागमन करोगे लेकिन नियम के अनुसार। अब पता चला बिना टिकट के आवागमन कर रहे हो इधर, ठीक नहीं। अब टिकट कटा के जाया करो, ठीक है ना। क्या चीज? बिना वीजा के? तो वीजा फ्री है थाईलैंड, ठीक है ना। बिना पासपोर्ट के तो आपको वहां घुसने नहीं मिलेगा, ठीक नहीं। चल इधर देखो। तो 19D के तहत क्या चीज की आजादी है, जल्दी बताओ। आवागमन अपने देश में, दूसरा देश में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है नहीं। अपने देश में क्या है, जल्दी बताओ। आवागमन की क्या है, आजादी। क्लियर है तक सबका? चलो 19A बताइए क्या है। अभिव्यक्ति। 19A अभिव्यक्ति। 19B, 19B सभा। 19C संघ, 19C का संघ। 19D आवागमन, 19D का क्या है, आवागमन, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन 19D के बाद क्या आएगा, 19E। चलो 19E के तहत देखते हैं क्या चीज की स्वतंत्रता हमको दिया गया है। तो 19D के तहत हमको कहीं भी निवास करने की आजादी है। निवास या बसने की क्या दी गई है, आजादी है। देश में आपको, भारत देश के अंदर आपको कहीं भी निवास या बसने की क्या ही आजादी है। बस जमीन आपका होना चाहिए। दूसरे की जमीन में बस गए पता चल रहा है, ऐसा नहीं है, नियम अनुसार। समझ आ पा रहे हैं? कहीं भी बस सकते हो, बस वो चीज आपका होना चाहिए। क्लियर है सबका? तो 19E के तहत क्या चीज की आजादी, जल्दी बता दो। निवास या बसने की हमको स्वतंत्रता दिया गया है। आ रहा समझ में? चलो 19A बताओ। अभिव्यक्ति। 19B सभा। 19C संघ। 19D आवागमन। 19E क्या है, निवास या बसने की, ठीक है ना। चलो 19E के बाद आते हैं 19F। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। वर्तमान में 19F लागू नहीं है हमारे लिए, क्योंकि 19F में लिखा था संपत्ति का अधिकार। हमको संपत्ति अर्जित करने की क्या थी, आजादी थी, स्वतंत्रता। तो उसको अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो इसमें पहले क्या लिखा था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का जो अधिकार को अभी वर्तमान में क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। पहले ये हमारा क्या था, मौलिक अधिकार था, ठीक है ना। लेकिन अब इसको क्या बना दिए हैं, कानूनी अधिकार, ठीक है ना, कानूनी अधिकार, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था, अब संपत्ति का अधिकार एक क्या हो चुका है, कानूनी अधिकार आ गया है। कानून के नेतृत्व में, कानून के अंतर्गत आता है संपत्ति के बारे में। तो ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ संशोधन किए थे। तो संशोधन का आपको नंबर याद रखना है, 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या बताओगे, जल्दी बताओ। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार था, उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया था। और इस अनुच्छेद में जो भी चीज लिखी गई थी, इस संशोधन के माध्यम से उसको लिखा गया है अनुच्छेद 300 क में लिखा गया है। किसमें लिख दिया गया है, अनुच्छेद 300 क में। तो इस चीज को याद रखना है। तो वर्तमान में ये हमारा मौलिक अधिकार है क्या, जल्दी बताओ। नहीं है। समझ आ पा रहा है? अभी तक हम 5 जो देखे वही है, एक और देखेंगे, ये वाला भी नहीं है। समझ आ रहा है? 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार आता है। समझ आ पा रहा है? तो उसमें से संपत्ति का अधिकार हमारा पहले स्वतंत्रता का अधिकार में भी था और मौलिक अधिकार में भी लिखा है। मौलिक अधिकार में जब हम देखेंगे तो आप इसी चीज को पढ़ोगे अनुच्छेद 31 में। कहां पढ़ोगे, तो एक ही संशोधन के तहत, 44वां संशोधन के तहत ही याद रखना है कि 19F में जो लिखा था संपत्ति का अधिकार, और अनुच्छेद 31 में भी लिखा था संपत्ति का अधिकार। समझ आ पा रहा है? 19F के तहत ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 31 के तहत ये मौलिक अधिकार है। क्या है, जल्दी बताओ। तो दोनों के दोनों अनुच्छेदों को हटा के एक अनुच्छेद हम क्या बना दिए, जल्दी बताओ, 300 का। तो दोनों चीज आपको ध्यान रखना है कि संपत्ति का अधिकार दो जगह लिखा था। कहां कहां, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19F में, और मौलिक अधिकार के लिस्ट में अनुच्छेद 31 में। तो दोनों ही वहां से हट गया है। तो पहले मौलिक अधिकार भी 7 था, उसमें से अनुच्छेद 31 हट गया, और पहले ही स्वतंत्रता का अधिकार भी 7 था, जिसमें से ये हट गया है। समझ आ पा रहा है? तो कंफ्यूजन नहीं होना, दो जगह ये लिखा हुआ था। क्लियर है सबका? हाँ है ना? आगे बढ़े। चल
चलो, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतिम जो छठवां नंबर का मिलेगा अनुच्छेद 19, एफ तक आ गए, एफ के बाद, एफ के बाद जी, क्या हो गया किसको? चलो, अनुच्छेद 19 जी के तहत हमें जो आजादी दी गई है, स्वतंत्रता है कि आप किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते हो या आजीविका चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कार्य कर सकते हो। समझ आ पा रहा है ना? तो 19 जी के तहत क्या चीज की आजादी है, स्वतंत्रता, हमें जल्दी बताओ। व्यापार या आजीविका चलाने की क्या है, जल्दी बताओ, आजादी। क्लियर है सबका? चलो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अनुच्छेद 19 ए का बताओ क्या है, जल्दी से। अभिव्यक्ति। अनुच्छेद 19 ए क्या है? अभिव्यक्ति। 19 बी में सभा, 19 बी सभा, 19 सी संघ, 19 सी संघ, 19 डी आवागमन, 19 डी में, 19 ई निवास, 19 ई में, 19 एफ में क्या था? संपत्ति का अधिकार, जो अभी हट गया है किस संशोधन के तहत? 44वां संशोधन 1978। और इस चीज को आप कहां ले गए हैं? 300 का में। और 19 जी में क्या लिखा है? व्यापार या आजीविका की क्या है, जल्दी बताओ, आजादी। क्लियर है? तो ये हमारा अनुच्छेद 19 हो गया खत्म। समझ आ पा रहा है? आप शुरू अगर ध्यान देंगे तो फर्स्ट हम देखे थे कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। और 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार। वो अभी हम खत्म कर चुके हैं। समझ में आ रहा है? अब 19 के बाद किस में आएंगे? 20। किस में आएंगे? कौन 22 बोल रहा है सीधा? 19 के बाद क्या आता है? 20। चलो, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जहां से क्वेश्चन मिलेगा। अनुच्छेद कहां से, जल्दी बताओ? 20। चलो, 19 के बाद देखते हैं अनुच्छेद 20 में क्या चीज का प्रावधान है संविधान के अनुसार। तो अनुच्छेद 20 में यह बताया गया है हमको क्या चीज की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद किसमें? 20 में। तो अनुच्छेद 20 में बताया गया है, अनुच्छेद 20 का संबंध किससे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है अपराधों के दोष सिद्धिकरण। क्या बताओगे? दोष सिद्धिकरण। तो अपराधों के दोष सिद्धिकरण के संबंध में अगर कभी भी अनुच्छेद पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, जल्दी बता दो। अनुच्छेद 20 कि अपराधों के दोष सिद्धिकरण के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? 20। अब अपराधों के दोष सिद्धिकरण के अंतर्गत हम 3 चीज पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला चीज लिखा गया है, अपराधों के दोष सिद्धिकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के चीजों का बात कहा गया है, जिसमें पहला ये बताया गया है कि कभी भी एक अपराध के लिए, क्या बता दो, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दिया जा सकता है। एक अपराध के लिए 2 बार 3 बार ऐसे नहीं दे सकते। नियम क्या है, जल्दी बता दो। अपराधों के दोष सिद्धिकरण के अंतर्गत सबसे पहला लाइन क्या कहा गया है? एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जा सकता है। समझ आ पा रहा है ना? और इसी लाइन के बदौलत आपको याद होगा पहले, बहुत पहले समय में किसको बम से उड़ा दिया गया था? कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री था? नहीं नहीं, गोली किसको मारे थे? इंदिरा गांधी के, और आगे राजीव गांधी बम से उड़ाए थे ना। तो वो श्रीलंका के आतंकवादी गुट वाले थे। ठीक है ना? समझ आ पा रहा है? कौन सा? NLTT, अच्छा, लिट्टे ग्रुप। ठीक है ना? कौन सा ग्रुप था? लिट्टे ग्रुप करके एक आतंकवादी वाले जो ग्रुप थे, वो किनको बम से उड़ा दिए थे? किसको उड़ाए थे? राजीव गांधी को। ठीक है ना? और बम से उड़ाने के बाद वो पकड़ा भी गया था। ठीक है ना? साउथ एरिया में लोग रहते थे, दक्षिण में, तो उन लोग पकड़ा भी गए थे। तो पकड़ाने के बाद उनका जो केस जो चल रहा था वो चेन्नई हाई कोर्ट में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? नहीं, पहले तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनको सजा सुना दी फांसी का, जो उस आतंकवादी था जो वो काम किया था। समझ आ रहा है? फिर उन लोगों अपील किया आगे,
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ गए उन लोग? हाई कोर्ट, ठीक है ना। हाई कोर्ट में भी उनको वही सजा सुनाया गया, फिर से उनको फांसी ही दिया जाएगा ऐसा करके, समझ आ रहा है। हाई कोर्ट से फिर आ गया सुप्रीम कोर्ट, कहाँ गए जल्दी बताओ? सुप्रीम कोर्ट में भी उनको फांसी की सजा ही सुनाया गया, ठीक है ना। आ रहा समझ में? लेकिन ये प्रोसेस करते करते लगभग 20 साल के आसपास हो गया। कितना साल हो गया? 20 साल तक उसको बढ़ाते ही गए लगभग, समझ आ पा रहा है। तो 20 साल तक तो आदमी जेल में था, तो वो खुद एक प्रकार की सजा हो गया 20 साल, समझ आ पा रहा है ना। अब क्या उसको दोबारा फांसी की सजा दे सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि लाइन क्या लिखा है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकता है, और वो 20 साल की सजा काट चुका है, तो उसके बाद उसको फांसी नहीं दिया गया, समझ आ पा रहा है। तो ये है अपराधों का दोष सिद्धिकरण के एक एग्जाम्पल के तहत समझ सकते हो। आ रहा बात समझ में? एक बार उन 20 साल का सजा हो गया, मतलब 20 साल का सजा भले नहीं सुना है, लेकिन 20 साल जेल में, मतलब वो भी एक सजा ही है, समझ आ पा रहा है। तो वापिस उनको फांसी दिया गया क्या? नहीं दिया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसमें समझ सकते हो कि एक अपराध के लिए केवल क्या हो सकता है, एक बार ही सजा सुनाया जा सकता है। तो ये लाइन बहुत उस समय काम आया था। क्लियर है तक सबका? आगे बढ़े, चलो। अपराधों के दोष सिद्धिकरण में ही सेकंड लाइन ये बनाया गया है कि ध्यान में रखना है, अपराध के समय जो कानून लागू है, मतलब अपराध के समय जो कानून है, ठीक है ना, वही कानून उस पर लागू होगा। कुछ नया कानून बना के उस पर नहीं लाया जा सकता। जैसे मान लो आज अपराध किया है, तो आज के डेट में उस अपराध के लिए जो नियम है, जो सजा है, वही उनको सुना सकते हैं। ऐसा नहीं कि कल एक नया नियम बना दी और उनको सजा सौंप दी, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें क्या लाइन लिखा है सेकंड में, जल्दी बताओ? अपराध के समय जो कानून है वही कानून उस पर लागू होगा। कोई नया कानून बना के उस पर ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते हैं। तो ये अपराध के दोष सिद्धिकरण में ये भी लाइन कहा गया है, समझ आ पा रहा है। तो अपराध के दोष सिद्धिकरण का पहला लाइन बताइए क्या कहा गया है? एक अपराध के लिए एक ही बार सजा हो सकता है, ठीक है। दूसरा, अपराध के समय जो कानून है वही कानून उन पर लागू होगा। कोई नया कानून बना के उस पर लागू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। क्लियर है सबका? तीसरा चीज ये बताया गया है कि कोई भी यदि अपराधी है तो उसको न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा करता है तो उसी के ऊपर वापिस केस कर दिया जाएगा, समझ आ पा रहा है। तो तीसरा चीज बताया गया कि जबरदस्ती अपने खिलाफ कुछ चीज बोलवा दिया जा सकता है क्या? नहीं, समझ आ पा रहा है। अब पुलिस स्टेशन में कितना भी बोल दो, न्यायालय में जाकर बोल दोगे कि मेरे को जबरदस्ती बोलवा रहे थे, तो जितना भी आप गवाही दिए रहोगे सब अमान्य हो जाता है, समझ आ पा रहा है। बस न्यायालय में आपको जबरदस्ती कोई चीज नहीं बुलवाया जा सकता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? 19B में। तो यह 3 प्रकार की लाइनें इसमें याद रखना है। क्लियर है तक सबका? तो अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? अपराधों के दोष सिद्धिकरण, जिसमें पहला चीज क्या बोला गया है? एक अपराध के लिए एक बार सजा। दूसरा, अपराध के समय जो कानून है वही कानून लागू होगा। और न्यायालय में स्वयं के विरुद्ध गवाही दिलवाया जा सकता है क्या? तो नहीं, ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है। क्लियर है तक सबका? ये दरअसल अलग अलग धारा है, जैसे कि ये जो लाइन लिखा है अनुच्छेद जो 20(1) में लिखा हुआ है, समझ आ पा रहा है। ये लिखा है अनुच्छेद 20(2) में लिखा हुआ है, और ये अनुच्छेद 20(3) में। अलग अलग धाराएं हैं इसके अंदर, तो उसमें ये सब लाइन लिखा हुआ है, समझ आ पा रहा है। हाँ है ना। कभी मान लो एग्जैक्ट पूछ दे अनुच्छेद 19(1) या 20(1) या 20(a) में क्या लिखा है, तो ये लाइन को बताना है, समझ आ पा रहा है। अनुच्छेद 20(2) में क्या लिखा है, तो ये वाला समझ आ रहा है। और 20(3) में क्या लिखा है, तो ये समझ आ पा रहा है। तो अलग अलग लाइन अलग अलग धारा में लिखा है, तो धारा पूछे तो उसके हिसाब से बताना है। क्लियर है तक सबका? आए ना, आगे बढ़े, चलो। तो अनुच्छेद 19 हम देखें, जिसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता था। 19 के बाद देखें अनुच्छेद 20, जिसमें क्या पता चला? अपराधों के दोष सिद्धिकरण की 3 प्रकार की बातें हम जानने हैं, समझ आ पा रहे हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21, ठीक है। चलो, अनुच्छेद 21 का जो संबंध है, इसके तहत हमको क्या चीज की आजादी या स्वतंत्रता है, अगर क्वेश्चन है तो आपको बताना है। इसके तहत हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है।
आ रहा बात समझ में? तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है जल्दी बता देंगे। तो अनुच्छेद 21 के तहत क्या है, हमको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। अगर हमको किसी भी चीज से हमारे प्राण को खतरा है तो ऐसा करने से हम किसी को मना कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है ना? जैसे मान लो कि आपके गांव के आसपास कुछ ऐसे रास्ते हैं जो एकदम खराब है, समझ आ पा रहा है, और उससे लगातार धूल उड़ रहा है और उस धूल से आपके प्राण को खतरा है, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमको क्या चीज की आजादी है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर हमारे प्राण को किसी भी प्रकार से खतरा है तो उसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर है सबका? तो इसी के तहत जैसे कि बहुत सारी चीज हमें देखने मिलता है, जैसे कि मान लो कि कोई गाड़ी है जिसमें बहुत ही अधिक धुआं निकल रहा है, क्या निकल जल्दी बता दो, धुआं। तो उस गाड़ी को हम बंद करवा सकते हैं, भाई उस धुएं से हमको खतरा है। समझ आ पा रहा है ना? इसी अनुच्छेद में ये भी लिखा है कि आप वाहन चलाते समय आप हेलमेट नहीं लगाए हो, क्या नहीं लगाए हो, तो आपको खतरा है कि नहीं जल्दी बताओ। तो इस खतरा से दूर मतलब इस खतरा से बचाने के लिए आप पे कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? तो बिना हेलमेट के गाड़ी नहीं चलाया जा सकता है। समझ आ पा रहा है? क्योंकि इससे आपके क्या चीज को खतरा है, प्राण, और इसको भी सुरक्षित करना गवर्नमेंट के ऊपर ही है। तो गवर्नमेंट अगर आप हेलमेट नहीं लगा तो आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है, इसी के अंदर वो आता है। आए बात समझ में? आए ना? क्लियर है सबका? और प्राण के अलावा हम दैहिक स्वतंत्रता में देखते हैं, तो दैहिक स्वतंत्रता के तहत बताया गया हमको निजता का अधिकार। क्या बताया गया है? निजता। निजता मतलब इंग्लिश में होता है प्राइवेसी। क्या होता है जल्दी बताओ, समझ आ पा रहे हैं? तो किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी को उजागर नहीं किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है तो भी अनुच्छेद 21 के तहत वो कानूनी अपराध होता है। समझ आ पा रहा है ना? क्लियर है सबका? तो किसी भी व्यक्ति की किसी भी व्यक्ति को निजता का जो अधिकार प्राप्त है वो भी किसके अंतर्गत आता है जल्दी बताओ, अनुच्छेद 21 में आएगा। और किसी भी व्यक्ति का जो भी गोपनीय जानकारी है उसको उजागर नहीं कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहां तक? है ना? तो ये चीज है खास बात, हमको मेन एग्जाम में ये लाइन याद रखना है। ये तो मैं इसके अंदर के कुछ कुछ बातों कैसे बता दिया हूं कि ये सब चीज इसी के अंदर आता है। क्लियर है सबका? लेकिन हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन क्या आएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या देखे थे जल्दी बताओ, अपराधों का दोष सिद्धिकरण। और अनुच्छेद 21 में क्या देखे, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये दोनों अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे शक्तिशाली हम जो अधिकार इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये कभी निलंबित नहीं हो सकता है चाहे कुछ भी हो जाए। समझ आ रहा है? अगर मान लो कि देश में आपातकाल लगा है, क्या लगा है, आपातकाल, ठीक है ना, इमरजेंसी लगा हुआ है अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, तो देश में यदि आपातकाल लगा है तो उस समय जो स्वतंत्रता के जो अधिकार होते हैं वो तो सीधा क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है। लेकिन अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के घोषणा के बाद निलंबित होते हैं। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन कौन सा अधिकार कभी निलंबित नहीं हो सकता है, क्या बताओगे, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपको अपराधों का दोष सिद्धिकरण का अधिकार हमेशा मिली रहेगा और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमेशा आपको प्राप्त ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। समझ आ पा रहा है? इसलिए बताया गया है कि हम सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार में किसको मानते हैं, 20 और 21 को लेके चलेंगे। क्लियर है यहां तक सबका? तो क्वेश्चन अक्सर आता है कि आपातकाल के दौरान कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, तो क्या बताओगे, 20 और 21 जो भी हम पढ़े हैं उसको याद रखना है। क्लियर यहां तक सबका? आगे बढ़े, चलो अब आते हैं इसके बाद अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 के अंदर एक धारा और जोड़ा गया है जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद 21 का। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है अनुच्छेद 21 का से। अनुच्छेद 21 का में क्या लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन करे तो अनुच्छेद 21 का में लिखा हुआ है, इस अनुच्छेद के तहत देश के जो भी नागरिक हैं या जो भी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको एक अधिकार दिया गया है। उस अधिकार को बोलते हैं शिक्षा का अधिकार। क्या बोलते हैं, शिक्षा का अधिकार। क्लियर यहां तक सबका?
तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में लिखा है बोलेंगे तो अनुच्छेद 21 का में लिखा है। जो किनका मौलिक अधिकार है जल्दी बताओ? 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा, अनिवार्य और निशुल्क, ठीक है ना। अनिवार्य और क्या बताओगे? निशुल्क शिक्षा देने की जो व्यवस्था की गई है देश भर में, वो किस अनुच्छेद के तहत है जल्दी बताओ? 21 का के तहत। समझ आ पा रहा है? तो अनुच्छेद 21 का सबको समझ में आ रहा है कि अनुच्छेद 21 का टॉपिक क्या है बोलेंगे तो शिक्षा का अधिकार। इस शिक्षा के अधिकार में क्या लिखा हुआ है बोलेंगे क्या बताओगे? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा देने की क्या की गई है? प्रावधान किया गया है। अब इसको ये मूल संविधान में यह लिखा नहीं था, क्योंकि ये देख इस प्रकार का कुछ लिखा है मतलब वो कभी ना कभी इसको ऐड किया गया है, जोड़ा गया है। तो कुछ ना कुछ संशोधन किए होंगे तभी इसको जोड़े हैं। तो अनुच्छेद 21 का को जोड़ने के लिए जो संशोधन किया गया था उसका नंबर था, मुख्य रूप से हम देखेंगे 86वां संविधान संशोधन। क्या जल्दी बताओगे? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था संविधान में। क्लियर है तो सबका? तो फिर से एक बार जल्दी बताओ, अनुच्छेद 21 का को कब जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002। क्या जोड़ा गया था इसमें? शिक्षा का अधिकार किनके लिए? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्लियर है यहां तक सबका? चलो तो एक बार फिर से जल्दी बताओ, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार, जिसमें अपन अलग अलग धारा देखे। फिर अपन आए 19 के बाद अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है? अपराधों का दोषसिद्धीकरण। मेन हेडिंग आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? फिर 20 के बाद किसमें देखा? अनुच्छेद 21 क्या था जल्दी बताओ? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी हमें, ठीक है ना। फिर अपन देखे 21 का में क्या है? शिक्षा का अधिकार, कितना से कितना वर्ष तक के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष। कब इसको जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था। क्लियर है यहां तक सबका? आगे बढ़े। चलो, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतिम जो हमारा मौलिक अधिकार, अंतिम जो अधिकार है स्वतंत्रता का, वो है हमारा अनुच्छेद 22। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तो स्वतंत्रता वाले में ये हमारा अंतिम अनुच्छेद होगा। उसके बाद नया तीसरे नंबर का हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। अभी तक हम समानता का अधिकार हो गया है और ये स्वतंत्रता के अंदर अंतिम अनुच्छेद है। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो अनुच्छेद 22 के तहत हमको क्या चीज बताया गया है? तो इसमें ये लिखा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध। चलो तो इसका टॉपिक क्या है जल्दी बता दो। अनुच्छेद 22 का मेन टॉपिक क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं। तो अब वो कौन कौन सी दशा है जिस समय हम गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हैं अनुच्छेद 22 के तहत? समझ आ पा रहे हैं? तो सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है, जिसमें आपको याद रखना है कि जब भी किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में, तो हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा। क्या बताना होगा? कारण। बिना कारण बताए हिरासत में किसी व्यक्ति को नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो अनुच्छेद 22 का वो उल्लंघन माना जाता है। समझ आ पा रहा है? तो इसका टॉपिक क्या? अनुच्छेद 22 का टॉपिक ही क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध। जिसमें पहला चीज क्या याद रखना है? हिरासत में लेते समय क्या बताना है? कारण बताना अनिवार्य होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा चीज में यह बताया गया है कि मान लो अगर किसी व्यक्ति को कारण बता के हिरासत में ले भी लिए, ठीक है ना, तो हिरासत में अगर ले लिया गया है तो उसको 24 घंटे के भीतर, कितना घंटा? 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। कितना घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर कहां पेश करवाना है? न्यायालय। और न्यायालय नहीं है तो किसी भी दंडाधिकारी के समक्ष पेश करवाना है। समझ आ पा रहा है? जिसमें आने जाने के समय को काउंट नहीं किया जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? अब आने जाने में टाइम लगे तो उसको हटा देंगे। तो बस याद क्या रखना, जल्दी बता दो कि हिरासत में लेने के बाद कितना घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर उसको न्यायालय में पेश करना होता है। अगर पेश नहीं कर रहे हैं तो आप गिरफ्तारी का विरोध कर सकते हो। समझ आ पा रहे कि क्यों मेरे को गिरफ्तार किए हो? क्योंकि न्यायालय में ले जाना होता है कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे में पेश करवाना है। समझ आ पा रहे हैं?
और मान लो कि चलो ठीक है, हिरासत में ले लिए, कारण बता दिए, हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर क्या कर लिए, न्यायालय में पेश भी करवा दिए। तो तीसरा चीज आपको एक अधिकार है कि आप अपने मनपसंद का वकील लगा सकते हो अपने जमानत के लिए। समझ आ पा रहा है? जमानत के लिए या कार्यवाही के लिए जो भी है, आप अपना क्या कर सकते हो, मनपसंद वकील लगाने का भी अधिकार आपको प्राप्त होगा। किस अनुच्छेद में है लिखा है? अनुच्छेद 22 में। तो ये 3 प्रकार की चीजें अनुच्छेद 22 में है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? जल्दी बताओ। सबसे पहले चीज बताइए, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। दूसरा, हिरासत में ले भी लिए तो 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करवाना है, और पेश अब हो गया भी गया हो तो आपको क्या लगा सकते हो, वकील लगा सकते हो अपने तरफ से, जिसको भी लगाना चाहे उसको भी। कोई रोक सकता है कि उसमें? नहीं रोक सकता। इस चीज को याद रखना है। क्लियर है यहां तक सबका? है ना? चलो, तो ये हो गया हमारा पूरा स्वतंत्रता का अधिकार खत्म। एक बार जल्दी से बताएंगे, अनुच्छेद 19 सबको याद है? अनुच्छेद 19 क्या है, जल्दी बताओ। अनुच्छेद 19 है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम 6 प्रकार की धाराएं देखे हैं। उसको कल पूछ लूंगा, ठीक है? अनुच्छेद 20 में क्या था, जल्दी बताओ। दोष सिद्ध, अपराधों का दोष सिद्धिकरण, ठीक है ना? अनुच्छेद 21 क्या था? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का क्या था? शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 क्या है, जल्दी बताओ। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का विरोध, जिसमें 3 प्रकार की दशाएं देखने मिल सकता है। समय पहला दशा क्या है? हिरासत लेते समय कारण बताना है। दूसरा, हिरासत में लेने के बाद 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करवाएंगे, और न्यायालय में पेश हो गए तो तीसरा चीज, वकील लगा सकते हैं, उस पर कोई नहीं रोकेगा। समझ आ पा रहा है? आगे बढ़े? चलो चलो, अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर का, जो हमारा मौलिक अधिकार है। अभी 2 मौलिक अधिकार हो चुका है, पहला समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का। अब किस में आएंगे? तीसरा में, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, जल्दी बताओ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलो, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ये 2 अनुच्छेद यहां से आपको याद रखना है। क्लियर सबका? है ना? अनुच्छेद 23 और क्या बात करेंगे, 24, इसमें आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो दोनों ही अनुच्छेद को हम देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 23 का अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज बताया गया है, रुक जाओ। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद किसका, जल्दी बता देंगे, 23। अनुच्छेद 23 में एक शब्द आपको याद रखना है। इसमें आपको इसका जब भी क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 23 में क्या चीज लिखा हुआ है, तो एक शब्द में लिखा होता है बलात् श्रम। किस पर बता दो? बलात् श्रम पर प्रतिबंध। क्लियर आता है सबका? और जब आप अनुच्छेद 24 देखते हैं तो इसमें एक शब्द एग्जाम में आता है बाल श्रम पर प्रतिबंध। तो दोनों को एक साथ इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूजन मत हो, बस शब्दों का खेल है। समझ आ पा रहा है? अनुच्छेद 23 क्या है, जल्दी बताओ। बलात् श्रम पर प्रतिबंध है, और अनुच्छेद 24 क्या है, बाल श्रम पर प्रतिबंध है। अब आप इसमें देखते हो कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर देखो क्या है, जल्दी से। बाल श्रम पर प्रतिबंध का, सॉरी, बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हो। समझ आ पा रहा है? किसी की जबरदस्ती कुछ काम करवा सकते हैं क्या? नहीं। जब उसका मन है तब वो काम करेगा, नहीं पहले बलपूर्वक काम करवाते थे। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन अभी ये चीज कोई करा सकता है कि बलपूर्वक उन काम करा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वह अनुच्छेद 23 में क्या लिखा है, किस पर प्रतिबंध लगा है, बलात् श्रम पर प्रतिबंध है। मतलब किसी को हम बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं। समझ आ पा रहा है? बाल श्रम पर प्रतिबंध का मतलब ये होता है कि 14 वर्ष से कम, कितना बता दो, 14 वर्ष से कम उम्र का अगर कोई बच्चा है तो उसको किसी भी खतरनाक जगह काम नहीं करा सकते हो। उसी के एक शब्द में बोलते हैं बाल श्रम पर प्रतिबंध। क्या बोलते हैं? बाल श्रम पर प्रतिबंध। दोनों चीज समझ में आ गया है ना? तो अनुच्छेद 23 को हमारे एग्जाम में क्या लिखा जाता है, जल्दी बताओ।
बलाश्रम पर प्रतिबंध, जो हम किसी व्यक्ति को बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 क्या है? बाल श्रम पर प्रतिबंध का मतलब क्या है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का खतरनाक जगह पे काम नहीं करा सकते। खतरनाक समझ रहे हो ना? किसी भी खदान हो गया, कोई बड़े बड़े फैक्ट्री हो गए जिससे उनके जान को खतरा है, समझ आ पा रहे हैं? तो ऐसे जगह काम नहीं करा सकते, घर भर में करा सकते हो, ठीक है? दुकान भेज सकते हो, कुछ मंगा सकते हो, गुड़ाखुर वगैरह उधर पीछे कमांडर, ये सब। कमांडर जानते हो क्या? मतलब पाउच वाउच मंगा सकते हो, ठीक है? नहीं लेकिन वो भी खतरनाक चीज है, लेकिन उनके फिर सीख जाते हैं बच्चे लोग थोड़ा, तो नहीं मंगाना है। समझ आ रहा है? यहाँ तक क्लियर सबका? चलो, अनुच्छेद इसमें 23 में कुछ कुछ और चीजें के बारे में, ये तो मेन चीज ये चीज है, समझ आ रहा है? लेकिन अनुच्छेद 23 में और क्या क्या चीज पर प्रतिबंध है, तो ऐसी मैं बता देता हूं। जैसे कि मानव व्यापार, मानव का जो दुर्व्यापार होता है, बच्चों का, स्त्रियों का जो व्यापार होता है, उस पर प्रतिबंध है। किसके तहत? 23 के तहत। समझ आ पा रहा है? हाँ, है ना? इसके अलावा जो जो किसी भी प्रकार का तस्करी होता है, तस्करी समझ रहे हो ना? जो गैर कानूनी जो वस्तुएं होती है, तो किसी या मानव के दुर्व्यापार का जो तस्करी है, वो सब पर क्या किया गया? पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। इसी में ही बेगारी पर भी प्रतिबंध है। बेगारी समझते हो? काम कराना और पैसा ना देना, उसी को बोलते हैं बेगारी। क्या बोलते हैं? तो बेगारी पर भी प्रतिबंध है। किसके तहत? 23 के तहत। किसी को बंधुआ मजदूरी नहीं बना सकते। बंधुआ मजदूरी समझ आता है? कि आपको इतना घंटा काम करना है, मतलब करना है, उसके बिना नहीं जा सकते। समझ आ रहा है? आ रहा बात समझ में? तो इस टाइप का अगर चीजें, बंधुआ मजदूरी पर भी क्या है? प्रतिबंध है। तो ये 3 4 चीज और हैं जो अनुच्छेद 23 के तहत प्रतिबंधित है। लेकिन हमारे एग्जाम में सिर्फ कौन सा ज्यादा आता है? बलाश्रम वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन बलाश्रम के अलावा और क्या क्या बोला मैं? मानव दुर्व्यापार, ठीक है ना, किसी प्रकार का तस्करी है, बेगारी हो गया, बंधुआ मजदूरी हो गया, वो सब पर भी प्रतिबंध है। किसके तहत? 23 के तहत। और 24 में तो एक ही चीज है, कौन सा जल्दी बता दो? बाल श्रम पर प्रतिबंध है। जैसे कोई कारखाना है, खदान है, तो वो सब जगह में बच्चों को काम नहीं करा सकते। क्लियर यहां तक सबका? तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर का मौलिक अधिकार खत्म। एक बार जल्दी से बता दो, तीसरे नंबर का मौलिक अधिकार में हम क्या देखे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें कौन कौन सा अधिकार था? अनुच्छेद 23 और 24। 23 में क्या है? एक शब्द में बलात् श्रम पर प्रतिबंध, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारा चीज बताया हूं। समझ में आ रहा है? और 24 में क्या था? बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध कितना वर्ष से कम? 14 वर्षों से कम। क्लियर है तक सबका? चलो, चौथा नंबर का जो मौलिक अधिकार है, जिसका नाम है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है? चलो, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसमें कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? अनुच्छेद 25 से लेके क्या है, जल्दी बताओ? 28। ठीक है? अनुच्छेद 25 से लेके जो पूरा 28 तक के जो आर्टिकल पढ़ेंगे, वो हमारा किस प्रकार के अधिकार में आएगा? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है ना? तो इस अधिकार को हम लोग कल पढ़ते हैं, आज यहीं तक रहने दो। समझ आ पा रहे हैं? हाँ, है ना? तो आज हम पढ़े पूरा कौन सा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, और शोषण के विरुद्ध अधिकार। इतना यहां तक लिख लेना, बाकी इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? धार्मिक स्वतंत्रता वाला कल देखते हैं। क्लियर यहां तक सबका? है ना? कल एक बार पढ़ के आना, शुरू में एक बार रिवीजन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना?